एंड वेलकम बैक माई साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इथिकल इशू इन साइकोलॉजिकल रिसर्च पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल रिसर्च में आने वाले इथिकल इशू के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्ट्रिव फॉर द प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। मनोवैज्ञानिक मौलिक मानव अधिकार के व्यक्तिगत और संरक्षण की गरिमा और मूल्य का सम्मान करते हैं। They are committed to increasing knowledge of human behavior and of people's understanding of themselves. वे मानव व्यवहार और अन्य लोगों की समझ के बारे में ज्ञान के लिए प्रतिबद्ध हैं। And other to utilization of such knowledge for promotion of human welfare और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी उसको क्या है प्रतिबद्ध है। लेकिन ये अनुसंधान व्यवहारिक दृष्टिकोण से साध्य या संभव तो होता है, परंतु नैतिक दृष्टिकोण से यथोचित नहीं होता है। अनुसंधान का मतलब अगर हम करते हैं तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से रिसर्च बहुत ही संभव है, बहुत ही साध्य है, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी यथोचित नहीं होता है। एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल हम देते हैं। आप अगर इस उदाहरण को अगर आप लोग को पता तो सबको ही होगा, लेकिन फिर से इस उदाहरण को एक बार यहाँ मैं जिक्र करती हूँ कि लाइका तो आप लोगों को पता है, एक फीमेल डॉग थी हस्की ब्रीड की। रसिया में उसका जन्म हुआ था, रसिया के मॉस्को में 1954 में। तो उसका यूज़ किया गया था बहुत ही क्रूएलिटी से। उसको क्रूएलिटी ही बोल सकते, क्योंकि उसको कुछ अपने रिसर्च के लिए तो यूज़ किया गया, लेकिन उस जीव को पता ही नहीं था कि उसका यूज़ क्या हो रहा है, कि किस लिए हो रहा है, उसके साथ क्या काम हो रहा है। तो ये काफ़ी दुखदायक घटना है जिसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो लाइका के मिशन के समय जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष उड़ान के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसका उपयोग हुआ था स्पेस मिशन के तहत। तो लाइका का जब मिशन के समय जीवित प्राणी भी अंतरिक्ष में जाने का कुछ भी जानकारी नहीं थी, और जानवरों की उड़ानों को इंजीनियरों द्वारा मानव मिशनों के लिए एक आवश्यक अग्रदूत के रूप में देखा गया था। उसमें यह साबित करना था कि एक जीवित जीव कक्षा में जो ऑर्बिट होता है स्पेस में, लॉन्च होने पर जीवित रह सकता है कि नहीं। यहाँ से हम अगर लॉन्च करते तो ऑर्बिट में जा कर के वो जीवित रह सकता है कि नहीं कोई भी जीव। इसके लिए किसका यूज हुआ था? तो लाइका को। और कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण और बढ़ी हुई विकिरण की स्थिति में काम करना जारी रख सकता है कि नहीं। अगर वहाँ विकिरण बड़ा बढ़ गया है, गुरुत्वाकर्षण कम हो गया है, तो पहले उस लाइका को ले गया ऑर्बिट में, और वहाँ पे स्पेस मिशन के तहत ले गया ऑर्बिट में, और वहाँ उसको रख के देखा कि वो बिना गुरुत्वाकर्षण का और बढ़ी हुई विकिरण जो है उसकी स्थिति में वो काम कर सकता है कि नहीं, जिंदा रह सकता है कि नहीं, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष उड़ान के लिए जैविक प्रभावों पर कुछ डेटा मिल सके। इसलिए किसका यूज़ हुआ था? तो लाइका का यूज़ हुआ था। लेकिन उसका जो मौत हो गया, जो सेंट्रल मौत की संभावना केंद्रीय R7 सिस्टेनर पेलोड से अलग होने में उसका जो है वो मिशन फेल हो गया, और ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, और वो पृथ्वी की निचली कक्षा में उसका मौत हो गया। उसका मौत का रीज़न ये हुआ कि ऑक्सीजन का पूरा कमी हो गया और हीट पूरा बढ़ गया। तो वो बस 2 से 3 साल ही जिंदा रह सके, और 1954 में उसका बर्थ हुआ था, और 1957 में उसकी मौत हो गई। और उसके मौत का एक कारण सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि वो बस देख सकता था वैज्ञानिक कि वो ऑर्बिट में वहाँ पे जीव जो जिंदा रह सकता है कि नहीं। कोई भी जीव जब ताप बढ़ जाए और विकिरण बढ़ जाए, ऑक्सीजन का कमी रहे, उसमें कोई जीव जाके वहाँ अगर किसी इंसान को भेजे, खुद जाए, तो वहाँ जिंदा रह सकता है कि नहीं। इसीलिए वो बेजुबान लाइका को भेजा, और उसकी वो वहाँ बहुत दर्दनाक मौत हो गई ऑक्सीजन के कमी और हीट बढ़ने के कारण। तो वो यही लिखा है कि ये अनुसंधान व्यवहारिक दृष्टिकोण से साध्य या संभव तो होता है, परंतु नैतिक दृष्टिकोण से यथोचित नहीं होता। तो ये लाइका की मौत नैतिक दृष्टिकोण से यथोचित था? बिल्कुल यथोचित नहीं था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। वाटसन के विचारों का कि विभिन्न वातावरण में वाटसन क्या थे? एक व्यवहारवादी थे। उन्होंने क्या कहा था कि
विभिन्न वातावरण में रखकर बच्चों के प्रशिक्षण द्वारा डॉक्टर, वकील, मुख्य व्यापारी, चोर तथा भिखारी बना दूंगा, चाहे बच्चे की योग्यता या झुकाव प्रवृत्ति कुछ भी हो। वॉटसन एक व्यवहारवादी थे। उनका दावा था कि अगर कोई भी वातावरण रहे उसमें वो ट्रेनिंग देकर बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, बिजनेसमैन बना सकते हैं, या चोर बना सकते हैं, डकैत बना सकते हैं, भिखारी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, चाहे उनका झुकाव और प्रवृत्ति उन बच्चों का किसी भी चीज़ में दिलचस्प हो, किसी भी चीज़ में उनकी टेंडेंसी हो, लेकिन वो उनका झुकाव अपनी ओर बना करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन ये नैतिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो काफ़ी फलदायक है कि बच्चा डॉक्टर, वकील और बिजनेसमैन वगैरह बन जाएंगे, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से सफल नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें उनके दावा के अकॉर्डिंग चोर डकैत भी बन सकता है, भिखारी भी बन सकता है। माता पिता अच्छा के लिए तो दे देंगे, लेकिन वो कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि उनका बच्चा चोर, डकैत, भिखारी वगैरह बने। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, एक रिसर्च करने के लिए अच्छा है, लेकिन इथिकल इशू से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अतः ये इसी सब कारण से क्या हुआ, अतः अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1992 में, ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने 1993 में मिलकर, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1992 में और ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी 1993 ने मिलकर कुछ ऐसी समस्याओं एवं सिद्धांतों की पहचान किया है जो ह्यूमन बीइंग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल पार्टिसिपेंट दोनों से संबंध है। अगर रिसर्च करना है तो यहाँ अभी सुनीता विलियम्स पे भी जो रिसर्च हुआ, उनका उनका उद्देश्य का जो वहाँ पूर्ति करने जो गई थी कि स्पेस में, तो उनके लिए क्या हुआ, मानवीय व्यवहार को देखा गया, लेकिन उस समय लाइका का लिए मानवीय व्यवहार यहाँ कुछ नहीं हुआ था। तो अब क्या होगा कि ये दोनों एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन और अमेरिकन एसोसिएशन, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों के संबंध में यहाँ पे लोगों ने चर्चा की कि इन नैतिक समस्याओं को अगर सॉल्व किया जाएगा तो दोनों का सुरक्षा होगा, एनिमल का भी सुरक्षा होगा और ह्यूमन बींग्स का भी सुरक्षा होगा। तो प्रोटेक्शन एंड वेल, पहला क्या है, इन नैतिक समस्याओं का सिद्धांतों की चर्चा निम्न है। प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट, शोध सहभागिता की सुरक्षा एवं कल्याण। जो भी शोध में सहभागी ले रहे, चाहे वो ह्यूमन बींग्स ले रहे हो या फिर एनिमल ले रहे हो, उनका सुरक्षा एवं कल्याण करने का। तो मनोवैज्ञानिक शोध की सभी इथिकल कोड, नैतिक संहिता में इस बात पर बल डाला गया कि मनोवैज्ञानिक अपने शोध तथा प्रयोग में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स के वेलफेयर एवं डिग्निटी का ध्यान रखे और इस बात का भी व्यवस्था करे कि पार्टिसिपेंट को किसी तरह की असुविधा, हानि या मानसिक शारीरिक रूप से खतरा ना हो। अगर वो रिसर्च स्पेस में भेज रहे हैं अगर किसी को, तो उनका मानसिक स्थिति भी सही वहाँ हो, शारीरिक स्थिति भी सही हो, उनको किसी तरह का कोई असुविधा नहीं, या कोई जानवर पे रिसर्च हो रहा है तो उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति कोई खतरा उत्पन्न हो। सिर्फ मानव नहीं, मानव के साथ साथ जानवर भी। इस बात पर कौन फोकस किया था, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी दोनों ने मिलकर। अब इसी के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी अगर आप लोग मूवी देखते होंगे तो एक मूवी है तेरी बातों में उलझा जिया रे, मूवी का तो जिक्र उतना नहीं करना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ये हाँ वो उस मूवी का जिक्र हो सकता है। उसमें एक अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है कि रॉबोट घर का सारा काम कर सकता है। ये थोड़ा पहले का ट्रेंड था कि रॉबोट का यूज़ क्या होता है, तो घर का हर काम करने के लिए, घर में अगर बर्तन धोना है तो रॉबर्ट धो सकता है, घर का अगर झाड़ू करना है तो रॉबर्ट जाकर झाड़ू कर देता है, रॉबर्ट क्लीनिंग कर देता है। रॉबर्ट अभी हॉस्पिटल्स में भी क्या करता है, तो डॉक्टर का काम करता है, रॉबर्ट इंजीनियर का काम करता है, रॉबर्ट होटल्स में वेटर का काम करना है। ये सब अब थोड़ा पुराना हो गया, मतलब ये सब तो होता ही रहता है। इसके साथ साथ अब एक नया ट्रेंड आया है कि अगर पहले ये सब में क्या हुआ कि ये सब सिर्फ मशीन है, उनको सिर्फ उनमें डेटा डालो और वो रिस्पॉन्स करते कि आपको इंजीनियरिंग का सारा फीचर्स डाल दिया और वो रिस्पॉन्स करेंगे एज अ गुड इंजीनियर बन के, या एज अ गुड नर्स बन के, एज अ गुड डॉक्टर बन के, या फिर स्वीपर बन के। तो वैसा होता था, लेकिन अब क्या होता है, उनमें फीलिंग नहीं होता था। लेकिन अब एक नया रोबोट में डाला गया है क्या कि वो इंसान की तरह सोच सकता है, इंसान की तरह समझ सकता है, इंसान की तरह उनमें
भावना आ सकता है, फीलिंग आ सकता है। तो वो उस मूवी में एक यही स्टोरी था कि बस छोटा सा जिक्र करेंगे उस मूवी का। तो एक सिफ्रा थी, कृति सेनन, जो कि रॉबर्ट बनी हुई थी। उसको हर लैंग्वेज की जानकारी थी। उसके उस रॉबर्ट में फीचर डाला गया था कि उसको हर लैंग्वेज का ज्ञान हो, उसको हर गलत काम सही काम, मतलब जो भी इंसान करता है उसको हर तरह का ज्ञान हो। लेकिन उसमें जो उसका अपोजिट हीरो था शाहिद कपूर, जो कि उस मूवी में अपोजिट हीरो था, उसको उसकी मौसी जो कि रॉबर्ट मेकर थी, रॉबर्ट बनाती थी, वो बताई नहीं थी और उसके साथ एक घर में उसको बंद कर दी थी, मतलब भेज दी थी रहने के लिए। तो वो बताई नहीं थी जो शिफ्रा है वो क्या है, रॉबर्ट हो। वो कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहती थी जिसका जिक्र वो पहले उस हीरो से नहीं करी थी, जो उसमें मेल कैरेक्टर है उससे वो नहीं कही थी। बस वो बताई थी कि सिफ्रा जो कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट है वो उस घर में रहती है, तुम उस घर में जाओ, वहाँ तुमको रहने में कोई असुविधा नहीं होगी, यह कहकर वो कहीं बाहर चली जाती है। तो जो उसमें मेल एक्टर है अपनी मासी के बताए हुए घर में जाता है और शिफ्रा से मिलता है। शिफ्रा को हर लैंग्वेज आता है, शिफ्रा को हर कुकिंग करने आता है, शिफ्रा जो रॉबर्ट है, शिफ्रा को हर एक काम आता है जो कि मानव को आता है। तो उसके अंदर सारा डेटा फीचर्स के साथ साथ उसके अंदर उसकी जो मासी थी वो इमोशन भी फील कर दी थी, फीलिंग भी डाल दी थी, जो कि रॉबर्ट्स के अंदर नहीं होता है। तो जो हीरो था शाहिद कपूर, वो नहीं समझ पाता है कि जो रॉबर्ट है शिफ्रा, उसकी जो फ्रेंड बन गई है बहुत अच्छा, उसको उसमें इमोशन भी है, वो मतलब उसको पता नहीं था कि वो एक रॉबर्ट भी, उसे बहुत अच्छा तरह से घुल मिल गया था और उससे वो शादी करने के लिए भी तैयार था। क्योंकि उसको पहले हाँ वो शुरू बताना भूल गए थे कि जो हीरो रहता है इस मूवी में, उसको शादी करने का बिल्कुल मन नहीं रहता है। तो उसकी उनकी मासी बस इसी व्यू से भेजी थी कि जाओ तुम वहाँ जाके रहो, अगर पसंद आए तो फ्रेंडशिप कर लेना। तो वो रॉबर्ट में इतना सारा फीचर्स था कि वो समझ ही नहीं पाया कि वो इंसान है या रॉबर्ट। तो जब उसकी बैटरी डेड हो गई, फिर उसकी मासी जो बाहर गई हुई थी वो वहाँ से आई, तो फिर इन लोगों को पता चला कि ये शाहिद कपूर को पता चला कि ये रॉबर्ट है, उसके अंदर मतलब मशीन है। वो सारा जो भी फ्रेंडशिप का बातें था, जो इमोशंस था, जो उसको कुकिंग करने आता था, जो जो सारा शाहिद कपूर के अंदर का जो इन्फॉर्मेशन था, जो उसका पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन था, वो सब कुछ उसमें फीचर्स डाला गया है, इसके लिए वो कर रही है। लेकिन फिर तो वो एक्टर भड़क गया अपनी मासी पे। तो क्या उसकी मासी बोली कि अगर मैं तुम्हें बता देती, इस मूवी में यही थीम था, अगर मैं तुम्हें ये बता देती कि ये एक रॉबर्ट है तो तुम उससे फ्रेंडशिप नहीं करते, तुम शादी करने के लिए रेडी नहीं होते। और बस फ्रेंडशिप और शादी करने के लिए रेडी करने के लिए ये तुम पे रिसर्च मैंने नहीं किया है, मैंने ये रिसर्च किया है कि अगर ये तुम तो नहीं समझ पाए कि ये इंसान है या रॉबर्ट है। वैसे दुनिया में कोई भी, जब वो भी रॉबर्ट का ही स्टडी करता था, रॉबर्ट का बहुत बड़ा वो साइंटिस्ट था, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाया था। तो इसलिए उस रॉबर्ट का निर्माण किया गया था, शिफ्रा वाले रॉबर्ट का, कि बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारी बच्चे होते हैं जिनके माता पिता, मतलब बच्चे जो होते हैं जो अनाथ होते हैं, या फिर उनके माता पिता उनको अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर छोड़ कर जाते हैं, या फिर वैसे बड़े हो जा वैसे बड़े मतलब वैसे बच्चे जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं। वो सब अब करने का ज़रूरत नहीं है, समय की मतलब किल्लत के चलते ही बच्चे वैसे करते हैं या बड़े भी वैसे करते हैं। तो वो सारा काम एक रॉबर्ट कर सके, मतलब वो बुजुर्ग या बीमार आदमी का देखभाल कर सके एज अ ह्यूमन, मतलब उसको उस लेवल पर वो ले गई थी कि एज ए वुमेन वो ट्रीट कर सके। क्योंकि बुजुर्ग को सिर्फ रॉबर्ट मशीन के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, उनके पास अगर किसी का तबीयत खराब है तो आप उसे सिंपैथी देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए वो वैसा रॉबर्ट तैयार करी थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें शोध का, सुरक्षा का, कल्याण का तो बात नहीं हुआ था। अगर वो रॉबर्ट जो सिफरा थी वो क्या होती, अगर अगर काम नहीं कर पाती तो जो हीरो है उस पर वो अटैक भी कर सकती थी। लेकिन वो मतलब अच्छा था जो नहीं किया। इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता था कि उस पर अटैक भी कर सकती थी अगर उसका मशीन्स खराब हो जाए
तो और रिसर्च करने के लिए वो क्या करी थी कि वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी थी। अगर गुप्त नहीं रखती, अगर वो बता देती कि रॉबर्ट है, तो वो उतना घुलता मिलता नहीं, वो फ्रेंडशिप नहीं होता। तो फिर जो शिफ्रा रॉबर्ट थी उसको मानव कल्याण के लिए वो नहीं कर सकती, वो उतना हाई लेवल पर नहीं ले जा सकती कि लोग मतलब वो समझ नहीं पाती कि वो रॉबर्ट और इंसान में अंतर है या नहीं है, उस लेवल पे नहीं जाता। तो इसका यही है। तो दूसरा इसका क्या है, इनफॉर्मल कंसेंट, सूचित अनुमति। इनफॉर्मल कंसेंट भी शोध का एक मेजर इथिकल प्रिंसिपल है। जहाँ तक संभव हो रिसर्च का यह दायित्व है कि वह पार्टिसिपेंट को उन सभी पहलुओं की जानकारी दे। अध्ययन में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करता है तो फिर शोध के प्रति ज्ञान हो जाने से संबंध की अनुभूति प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये एग्जाम्पल इसीलिए दिए थे ताकि अभी हर समय समझा सके। तो यहाँ पर वो क्या हुआ था, उस मूवी में वो नहीं बताया था कि आप किसके साथ जा रहे हैं रहने, आप रॉबर्ट के साथ जा रहे हैं कि नहीं रहने जा रहे हैं, मतलब इंसान के साथ रहने जा रहे हैं। अगर वो बता देते कि मेरा इच्छा नहीं है रॉबर्ट के साथ रहने का, घुलने मिलने का, तो वहाँ पे वो शोध कंप्लीट नहीं उसका होता। तो इसलिए वो नहीं जानकारी बताई। लेकिन इथिकल इशू ये है कि शोध के सभी पहलुओं की जानकारी पार्टिसिपेंट अध्ययन में भाग लेने वाली इच्छा को व्यक्त करना होता है कि आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ ये होने की संभावना है। यूज़ ऑफ डिसेप्शन, धोखा का उपयोग। यहाँ भी जो एग्जाम्पल दी उसमें भी धोखा का उपयोग हुआ है उस हीरो के साथ। उसको नहीं पता था कि वो रॉबर्ट है या इंसान है। तो कभी कभी शोध में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे शोध सहभागी को बिना गुमराह किए विशेष मनोवैज्ञानिक क्रिया अध्ययन संभव ही नहीं होता है। तो अगर वो बता देती वहाँ पे, तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो फीलिंग, जो इमोशन की बात हो रही है, वो वहाँ जागृत नहीं होता और फिर वो रिसर्च पॉसिबल नहीं होता कि रॉबर्ट में जो होता है इंसानियत या जो मनोवैज्ञानिक भावना है वो है कि नहीं, वो वहाँ पे नहीं खोज कर पाती, इसलिए नहीं बताया गया है। तो यही लिखा है कि कभी कभी शोध में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे शोध सहभागी को बिना गुमराह किए विशेष मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अध्ययन संभव ही नहीं हो पाता। ये यही बात कह रहा है, क्योंकि ऐसा करने से प्रयोज्य का व्यवहार प्रभावित हो जाता है और निष्कर्ष क्या हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है। अगर पता चल जाता है तो वैसा रिएक्ट नहीं करता, एज अ रॉबर्ट ही रिएक्ट करता, कि रॉबर्ट के साथ जैसा रिएक्ट किया था वो एज अ फ्रेंड रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि अभी उदाहरण में बताया। लेकिन चाहे जो भी हो, इस तरह का धोखा क्या होता है, नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। अतः शोधकर्ता को जहाँ तक हो इससे बचना चाहिए और ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। ऐसा करना बिल्कुल ज़रूरी ही हो तो ही मौका देकर पार्टिसिपेंट को इशारा कर देना चाहिए, वो हल्का फुल्का बता देना चाहिए कि आपके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट होने वाला है। लेकिन वो शोधकर्ता नहीं बताता है, अगर बता देगा तो फिर उसका शोध कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन इथिकल वैल्यू यही है कि हल्का फुल्का इशारा कर देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रयोग के बारे में जानकारी देना। शोध के इस नैतिक सिद्धांत के अनुसार डाटा कलेक्शन के बाद अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह पार्टिसिपेंट को स्पष्ट रूप से शोध के स्वरूप तथा उद्देश्य की जानकारी दे दे। यदि किसी भी गलतफहमी में उत्पन्न हो गई तो उसे दूर करे। साथ ही अनुसंधानकर्ता का यह दायित्व बनता है कि सहभागी को यह भी आश्वस्त करे कि यह अध्ययन विषय का कोई भी हानिप्रद परिणाम नहीं होगा। अभी जैसा मैं उदाहरण दी थी उससे भी यह स्पष्ट है, ये वाला उदाहरण, कि बता देना चाहिए था कि आप रॉबर्ट के साथ रह रहे हैं जिससे उसका और आपके साथ कोई भी हानिप्रद चीज़ नहीं हो सकता है। उसमें सब बहुत अच्छा फीचर्स है, आपको कोई हानि नहीं देगा। लेकिन रिसर्चर ऐसा कुछ नहीं करता है। सब्जेक्ट नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट्स राइट विड्रॉ फ्रॉम द इन्विजिलेशन, अध्ययन से अलग हट जाने का प्रयोज्यों का अधिकार। शोध प्रारंभ होने के पहले शोधकर्ता को भले पार्टिसिपेंट प्रयोग में भाग लेने की अनुमति दे चुका हो, फिर भी किसी कारणवश अगर पार्टिसिपेंट प्रयोग से अलग होना चाहे तो वे अपने को शोध से अलग कर सके, इसका उसे नैतिक अधिकार हो। और ये नैतिक अधिकार जरूर होना चाहिए। अगर वो डर जाए या फिर उसका फिजिकल या मेंटल लेवल उसका कुछ गवारा नहीं करे कि आप मुझे ये शोध नहीं करना चाहिए, शोध में भाग नहीं लेना चाहिए, भले वो हाँ कह भी दिया हो, तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपने अध्ययन से हट जाने का अधिकार हो जाना चाहिए।
प्रेक्षणात्मक शोध में प्रयोजों की गुप्ती का प्रहार। वैसे मनोवैज्ञानिक शोध जो दिन प्रतिदिन के स्वाभाविक प्रेक्षण पर आधारित होते हैं, उनमें कुछ नैतिक समस्याएं उठ खड़ी होती है, क्योंकि ऐसा अध्ययनों में शोध सामग्री से सूचित अनुमति नहीं मिल पाती। ऐसे अध्ययनों में शोधकर्ता की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि शोध सहभागियों को प्राइवेसी उनके मनोवैज्ञानिक कल्याण को रखे। अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रेक्षणात्मक शोध सिर्फ उन्हीं स्थानों या परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिन पर स्थान पर पार्टिसिपेंट अध्ययनकर्ताओं का द्वारा प्रेक्षण किया जाना पसंद हो। मतलब क्या होता है कि उनका वो गुप्त रखना चाहिए कि अगर वो नहीं बताना चाहें किसी को, तो हर जगह किसी को नहीं बताना चाहिए, और सभी बात को उनका जो उनके और प्रेक्षणकर्ता के बीच में जो बात हो रही हो, वो हर किसी को नहीं बताना चाहिए, उनको गुप्त रखना चाहिए। और वो जिस जगह पर नेचुरल उनको फील आता हो, जहाँ पसंद करता हो, वहीं पर प्रेक्षण किया जाना चाहिए। अनुसंधान के दौरान सहभागियों के सामाजिक, सामुदायिक और सांस्कृतिक नैतिक मानदंडों का सम्मान करना अनुसंधानकर्ता का नैतिक दायित्व है। और ये बहुत बड़ी बात है कि सामाजिक, सामुदायिक एवं सांस्कृतिक नैतिक मानदंडों का सम्मान करना अनुसंधानकर्ता का नैतिक दायित्व है। गोपनीयता की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियली। इस नैतिक सिद्धांत के अनुसार अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह रिसर्च पार्टिसिपेंट के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को गुप्त रखे तथा सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करे। अगर गोपनीयता भंग करने की आवश्यकता पड़े तो इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो नैतिक समस्याएं उठ खड़े होते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि शोध कार्य में नैतिक संहिता द्वारा बनाए गए नैतिक सिद्धांत का पालन करना प्रत्येक शोधकर्ता का दायित्व है, नहीं तो शोध कार्य में नैतिक समस्याएं उठ खड़े हो सकते हैं। अमेरिकन तथा ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि यह नैतिक सिद्धांत पशुओं के अध्ययन के दरमियान भी लागू करना चाहिए, जैसे कि पहले बताया, सिर्फ इंसानों के साथ नहीं करना चाहिए। शोधकर्ता को चाहिए कि वह शोध में भाग लेने वाले पशुओं को कल्याण के लिए आवश्यक प्रबंध करे तथा उनके साथ मानवीय व्यवहार करे, ना कि लाइका के साथ जैसा व्यवहार हुआ वैसा व्यवहार करे। पशुओं के उपयोग तथा उनकी सुरक्षा से संबंध सिद्धांतों का अध्ययन रखे। अंत में जब पशुओं का उपयोग की आवश्यकता समाप्त हो जाए, तब उनका निपटारा भी नैतिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। आई होप आप लोग दोनों उदाहरण, वो मूवी का उदाहरण और लाइका का उदाहरण, दोनों उदाहरण से आप लोग ये एथिकल इशू को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है रिसर्च का, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।